दोस्तों, आज हम आपके लिए वैनम का दूसरा पार्ट वैनम लेट देयर बी कार्नेज लेकर आए हैं। अगर आपने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, जो कि हमने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1999 कैलिफोर्निया के एक अनाथ आश्रम को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमें क्लैट्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस भी थी। फ्रांसिस आज बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके अंदर कुछ पावर्स है जो कि लगातार बढ़ रही है। इसके कारण आज उसे कहीं और ले जाया जाएगा जहां पर उसके जैसे बहुत सारे और लोग भी हैं। थोड़ी ही देर बाद उसे वहां से कुछ लोग ले जाने लगे। क्लैटस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। रास्ते में ले जाते वक्त फ्रांसिस अपनी सोनिक स्क्रीम पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी वैन पलट जाती है। फ्रांसिस को रोकने के लिए अंदर बैठा पैट्रिक नाम का पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है और वो गोली सीधा उसकी आंख में जाकर लगती है। इसके बाद प्रेजेंट में हमें रेवनक्राफ्ट बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां पर फ्रांसिस को रखा गया है। उसे एक ऐसे कमरे में रखा गया है जो फ्रांसिस की सोनिक स्क्रीम पावर को कम कर देता है। इसके बाद हमें ऑफिसर पैट्रिक को एडी के साथ दिखाया जाता है और ये वही ऑफिसर है जिसने फ्रांसिस पर शूट किया था। पैट्रिक एडी को कहता है कि क्लैट्स तुम्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन एडी तो चाहता था कि वो क्लैट्स से दूर रहे, लेकिन क्लैट्स उसके सिवाय किसी से भी बात करने से राजी नहीं हो रहा था। इसलिए एडी उसके पास जाने के लिए मान ही जाता है। तभी हम एडी के अंदर वैनम को भी देखते हैं। वो पैट्रिक को खाने ही वाला था कि तभी एडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर एडी क्लैट्स के पास चला गया। क्लैट्स ने उसे वहां पर एक मैसेज लिखने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे खबर में छापे और वो मैसेज फ्रांसिस पढ़ सके। मैसेज को लिखने के बाद एडी वहां से जा ही रहा था कि तभी वो उसके कमरे में बनी कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग को देखता है। शाम के वक्त घर आने के बाद वैनम एडी के हाथों से कुछ बनाने लगता है। कुछ टाइम तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट में वो एक आइलैंड जिसका नाम बिंगो है उसकी एक तस्वीर बनाता है। इसके बाद उस आइलैंड की पूरे तरीके से तहकीकात की जाती है, जहां पर पुलिस को वो सभी लाशें मिल जाती हैं जहां पर क्लैट्स ने सभी को रखा था। उन लाशों के मिलने के बाद क्लैट्स को मौत की सजा सुना दी गई और अब एडी भी पूरे कैलिफोर्निया का नंबर 1 रिपोर्टर बन गया था। रात में वैनम इंसानी दिमाग खाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन एडी ने उसके लिए घर में ही कुछ मुर्गियां रख रखी थीं। लेकिन वैनम कहता है कि मैं मुर्गियां खा खा कर बोर हो गया हूँ, अब मुझे कुछ और चाहिए। इसलिए एडी उसे एक स्टोर में चॉकलेट खिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन आज चॉकलेट तो खत्म हो चुकी थी। वहाँ से निकलते ही वो दोनों एक आदमी को देखते हैं जो कि एक औरत को परेशान कर रहा था। वैनम उस आदमी को खाने ही वाला था, लेकिन एडी उसे रोक लेता है। इसके बाद घर जाते वक्त एडी के पास एनी की कॉल आती है। एनी उसे कहती है कि कल शाम तुम्हें मुझे मिलने के लिए आना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगले दिन एडी उससे मिलने के लिए चला भी जाता है। वहाँ पर एनी एडी को उसके हाथ वाली रिंग दिखाती है। दरअसल उसकी डैन के साथ एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर एडी उसे दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसे इस बात की खुशी है, लेकिन एडी को अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका प्यार किसी और का होने जा रहा था। इसके बाद एडी वहाँ से चला आता है। अगली सुबह एडी के पास एक कार्ड आता है जो कि उसके लिए क्लैट्स ने भेजा था। उसके अंदर उसके बचपन के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे उसने अपनी दादी को मार दिया और फिर अपनी माँ को, और सभी को मारने के बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसे बहुत ही मारा करते थे क्योंकि वहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन फ्रांसिस ने आकर उसे उन लड़कों से बचा लिया। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती के साथ साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। दरअसल क्लैट्स उसे वहाँ पर उससे आखिरी बार मिलने के लिए बुला रहा था क्योंकि उसकी ही वजह से आज उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। अगले दिन एडी क्लैटस से मिलने के लिए उसकी जेल में चला जाता है। पहले तो उनकी नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन क्लैट्स उसके बारे में कुछ बुरा बोलने लगता है, जिस वजह से एडी को गुस्सा आ गया और वो क्लैटस पर हमला कर देता है। मौका देखकर क्लैट्स ने भी एडी के हाथ पर काट लिया, लेकिन वहाँ बैठा गार्ड उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। जाते वक्त क्लैट्स एडी को कहता है कि तुम्हारे खून में कुछ अलग बात है, और वो अपने मुंह पर लगे एडी के खून को भी खा लेता है। इसके बाद घर जाने के बाद एडी वैनम पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी वजह से आज वो पकड़े जाते, लेकिन वैनम उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हें जीरो से हीरो बनाया है और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। और दोनों बातों ही बातों में बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी बातों की लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। वैनम एडी के घर का सारा सामान खिड़की से बाहर फेंकने लगता है और इसके बाद वो एडी के शरीर को छोड़कर बाहर खड़े आदमी के अंदर चला गया। एडी भी अब वैनम के
जाने के बाद बहुत खुश था। तभी बाहर वो कुछ टूटने की आवाज सुनता है। जैसे ही एडी ने बाहर देखा, वैनम उसकी सबसे प्यारी बाइक को तोड़ रहा था और उसे पूरे तरीके से तोड़कर वहां से एक दूसरी औरत में जाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ अब क्लैट्स को भी मारने के लिए तैयार कर लिया गया था। उसे ऐसे मरता हुआ देखने के लिए वो सभी लोग आए थे जिनके परिवार में से किसी भी इंसान को क्लैट्स ने मारा हो। वो क्लैट्स को जहर से मारने के लिए उसके अंदर जहर इंजेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे जिस वजह से उसके अंदर जहर जा ही नहीं पाता और थोड़ी ही देर में वो एक बहुत ही भयानक क्रीचर में बदल जाता है। दरअसल ये एडी के खून की वजह से हुआ था, जिसे पीकर क्लैट्स के पास भी ठीक एडी जैसा एक सिम्बायोट आ गया है जिसका नाम कार्नेज है और वो उस जेल में मौजूद सभी गार्ड्स को मारने लगा। जल्दी से सभी को खत्म करके वो जेल से फरार हो गया। उधर अपने घर में एडी वैनम के बिना मजे कर रहा था कि तभी वो न्यूज में सुनता है कि क्लैटस अपनी जेल से आजाद हो गया है और तभी उसके घर पर पैट्रिक भी आ गया। वो एडी को कहता है कि मुझे तो लगा था कि क्लैट्स ने तुम्हें मार दिया होगा। ये देखकर उसके दिमाग में एक सवाल भी आता है कि आखिर वो एडी को मारने के लिए क्यों नहीं आया। तभी पैट्रिक एडी पर शक भी करता है क्योंकि उसके क्लैट्स के पास जाने के बाद ही वो जेल से भाग गया, जिस पर एडी उसे विश्वास दिलाता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद पैट्रिक वहां से चला गया। दूसरी तरफ क्लैट्स भी अब खुली दुनिया में आजादी से घूम रहा था। वो बीच सड़क से एक गाड़ी को चुरा लेता है। रास्ते में जाते वक्त कार्नेज क्लैटस से कहता है कि हमें अब वैनम को मारना है, इसके बाद हमें इस धरती पर कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सुनकर क्लैट्स भी उसके साथ डील करता है कि पहले हम मेरे प्यार को उस कैद से आजाद करवाएंगे और उसके बाद वैनम को मारेंगे। उधर वैनम एक पार्टी में जाता है जहां पर लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने थे और वैनम को वहां पर कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो बस एक कॉस्ट्यूम है। लेकिन वैनम एडी के शरीर के बिना काफी कमजोर हो गया है। उधर एडी रेवनक्रॉफ्ट में आ गया, जो जगह अब बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अंदर जाते ही एडी एक पेड़ पर क्लैट्स और उसके साथ किसी और का नाम खुदा हुआ देखता है। एडी ने पैट्रिक को फोन कॉल करके ये बता दिया। पैट्रिक उसे बताता है कि क्लैट्स के साथ फ्रांसिस का नाम है, लेकिन वो जिंदा नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे गोली से मार दिया था। उधर क्लैट्स भी किसी तरीके से फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सालों बाद मिल रहे थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। जिस ग्लास के कमरे में फ्रांसिस बंद थी, क्लैटस उसे भी तोड़ देता है और दोनों वहां से अपनी कार लेकर भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त काफी सारी पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन क्लैटस अपनी शक्तियों से उन सभी गाड़ियों को एक एक करके तबाह कर देता है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। फ्रांसिस अपनी सोनिक स्क्रीम की पावर का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। लेकिन उसकी तीखी आवाज से कार्नेज भी कमजोर हो गया। अपने असली रूप में आकर क्लैट्स फ्रांसिस को बताता है कि आवाज कार्नेज की कमजोरी है। स्टोर में उस औरत के पास वैनम आ जाता है क्योंकि वो एडी के बिना दूसरों के शरीर में काफी कमजोर हो गया था। उधर अभी तक पैट्रिक को भी पता चल गया था कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। वो जल्दी से एडी को अपने पास एक मीटिंग के लिए बुलाता है। उसका शक अब और भी ज्यादा पक्का हो गया था क्योंकि जहां पर भी एडी जाता है वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होती है। लेकिन एडी अभी भी उसे सच के बारे में नहीं बताता। वो पैट्रिक को कहता है कि क्या तुम एनी को यहाँ पर आने के लिए कॉल कर सकते हो। थोड़ी ही देर बाद एनी भी एडी के पास आ जाती है। एडी उसे बताता है कि क्लैट्स के पास भी एक सिम्बायोट आ गया है, इसलिए मुझे उसे रोकने के लिए वैनम चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। इसके बाद एनी भी वैनम को ढूंढने के लिए उसी स्टोर में चली जाती है जहां वो चॉकलेट लेने के लिए वैनम जाया करता था। तभी एनी को वो स्टोर वाली औरत बहुत अजीब लगती है। वो समझ जाती है कि वैनम इसी के अंदर है। एनी वैनम को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वैनम उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। तभी एनी उसे बताती है कि तुम्हारे जैसा एक और सिम्बायोट आ गया है और थोड़ा सा वो उसको मस्का भी लगाती है, जिसकी वजह से वैनम भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। उधर क्लैट्स और फ्रांसिस ने अपने पुराने अनाथ आश्रम को आग लगा दी थी। वो प्लान बनाते हैं कि अब वो शादी करेंगे और उसके अंदर मेहमान के तौर पर अपने दुश्मन एडी वैनम और पैट्रिक को अगवा करके लेकर आएंगे। उधर एनी भी एडी के पास चली जाती है जिसके अंदर वैनम होता है। एनी उसे वहां की दीवार तोड़कर एक दूसरी जगह पर ले आई। एडी वैनम को अपने अंदर आने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन वो चाहता था कि पहले एडी उससे प्यार से माफी मांगे। ये सुनकर एडी भी वैनम से प्यार से माफी मांग लेता है और इसके बाद वैनम एडी की बॉडी में आ गया। उधर पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए उसके घर चला गया, लेकिन वहां पर पहले से ही क्लैट्स खड़ा हुआ था और वो पैट्रिक को अगवा कर लेता है।
दूसरी तरफ फ्रांसिस एनी के घर चली गई, जहां पर वो उससे एडी के बारे में पूछती है, लेकिन एनी उसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर फ्रांसिस उसे भी अपने साथ ले जाती है ताकि उसे बचाने के लिए एडी जरूर आएगा, और वो डैन के पास एडी के लिए अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी छोड़ देती है। एडी भी क्लैट्स को पूरे शहर में ढूंढ रहा था कि तभी उसके पास डैन का फोन आता है। वो उसे बता देता है कि फ्रांसिस उसे अपने साथ ले गई है और क्लैट्स और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे हैं। ये सुनकर एडी और भी ज्यादा परेशान हो गया। दूसरी तरफ चर्च में दोनों की शादी होने ही वाली थी कि तभी वहां पर एडी भी वैनम के साथ आ जाता है, लेकिन जैसे ही वैनम ने क्लैट्स के सिम्बायोट को देखा, वो एडी के अंदर छुप जाता है। वैनम एडी को बताता है कि ये लाल रंग के सिम्बायोट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। ये सुनकर एडी भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो वैनम से कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम किसी को भी मारकर खा सकते हो। ये सुनकर वैनम लड़ने के लिए तैयार हो गया और कार्नेज भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने ही वाले थे कि तभी फ्रांसिस अपनी सोनिक स्क्रीम से उसे मारने की कोशिश करती है, जिस वजह से कार्नेज उसे दूर फेंक देता है क्योंकि उसे आवाज पसंद नहीं है। इसके बाद वैनम और कार्नेज दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वैनम कार्नेज को बहुत मारता है, लेकिन कार्नेज भी उससे कम नहीं था। वो भी वैनम को बराबर की टक्कर दे रहा था। उधर फ्रांसिस भी पैट्रिक को मारने ही वाली होती है कि तभी कार्नेज समझाता है कि तुम उसे मार दो, लेकिन आवाज मत करना। मौका देखकर पैट्रिक भी ऊपर चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से फ्रांसिस आकर उस पर हमला कर देती है। नीचे जब वैनम और कार्नेज लड़ रहे थे, उसी वक्त डैन आकर कार्नेज को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी सी आग से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उस वक्त उस चर्च का एक बहुत ही बड़ा घंटा बजने लगता है, जिस वजह से वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई फिर भी बंद नहीं होती। पर कार्नेज अब वैनम पर भारी पड़ रहा था। वो एडी को जख्मी कर देता है। इसके बाद कार्नेज एनी को मारने के लिए ऊपर ले जाता है, जिस वजह से नीचे वैनम भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारों के नीचे फंस गया था। वैनम वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। ऊपर कार्नेज एनी के साथ साथ फ्रांसिस को भी मारने की कोशिश करता है। क्लैट्स कार्नेज से बहुत अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसी वक्त वैनम भी पत्थरों के नीचे से निकल जाता है और सीधा एनी को बचाने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही वैनम कार्नेज पर हमला कर देता है। ऐसा करते ही कार्नेज एनी को छोड़ देता है, लेकिन वैनम ने जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचा लिया। तभी कार्नेज वैनम पर बहुत ही बुरे तरीके से हमला करने लगता है, पर वैनम एनी को सही सलामत नीचे डैन के पास छोड़ देता है। उसी वक्त फ्रांसिस को भी होश आ गया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वैनम ने उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते वक्त फ्रांसिस बहुत ही जोर से अपनी सोनिक स्क्रैम का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वहां की सारी चीजें तबाह होने लगती हैं और दोनों सिम्बायोट भी एडी और क्लैट्स से अलग हो जाते हैं। नीचे आते ही एडी वैनम को अपने अंदर लेकर कार्नेज को खा जाता है। इसके बाद वैनम क्लैट्स को उठा लेता है। क्लैट्स एडी को कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तभी एडी उसे सॉरी बोलता है और वैनम उसके सिर को चबा जाता है। इसके बाद एडी एनी को डैन के साथ वहां से भेज देता है, क्योंकि पूरे शहर की पुलिस उनका पीछा कर रही थी और वो भी उस जगह से कहीं और चला गया। इसके बाद हम वैनम और एडी को एक बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। इन सब के बाद एडी एक कमरे में सोया हुआ था कि तभी वैनम उसे एक अलग चीज दिखाता है, जिसके अंदर उसने एडी का कमरा ही बदल दिया और उसके सामने टीवी पर स्पाइडरमैन को दिखाया जा रहा था। आखिर ये क्या था, वो हमें आगे के पार्ट में पता चलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। Thanks for watching.